हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि कल संडे में हम वीडियो डाल नहीं पाए हैं, कुछ कारण था, कोई नहीं, लेकिन आज आपको ये मंडे में शाम के टाइम वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अभी मैं सुबह में शूट कर रहा हूँ इसको, तो शाम को मिल जाएगी। तो बाकी कल से आपको हर रोज़ 2-3 वीडियो मिला करेंगे। आप इन्हीं का बार-बार रिवीजन कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है? तो दोस्तों आज ही बढ़ रहे हैं हम अपनी यूपी स्पेशल की नेक्स्ट सीरीज़ में। जैसे कि जहाँ तक हम थे पहले, तो उससे आगे चलते हैं। जैसे कि राप्ती नदी की अगर दोस्तों बात करता हूँ, राप्ती नदी तो धौलागिरी श्रेणी के समीप, तो जो धौलागिरी श्रेणी है दोस्तों, उसके समीप रुकमूकोट, कहाँ पे दोस्तों? रुकमूकोट स्थान से निकलती है। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 650 से 640 किलोमीटर तक आसपास लंबाई है इसकी। सहायक नदी की दोस्तों बात करता हूँ तो रोहिणी नदी और बूढ़ी गंगा, तो रोहिणी नदी और बूढ़ी गंगा राप्ती नदी की दोस्तों सहायक नदी है। ये आपका ज्योग्राफी से भी रिलेट हो जाएगा। और गोरखपुर का शोक कहा जाता है दोस्तों किसको? राप्ती नदी को। तो राप्ती नदी को गोरखपुर का दोस्तों शोक कहा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हिंडन नदी की। उद्गम कहाँ है? सहारनपुर के शिवालिक। तो हिंडन नदी का दोस्तों जो उद्गम होता है सहारनपुर के शिवालिक पर्वत श्रेणी से होता है और शाकंभरी पहाड़ी से इसको निकलती है। मुख कहाँ है दोस्तों इसका? माउथ तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर के निकट यमुना नदी में मिल जाता है। तो कहाँ पर दोस्तों? तो गौतम बुद्ध के निकट गौतम बुद्ध मतलब जो नोएडा का एक गौतम बुद्ध जिला है। अरे यार, नोएडा खुद जिला है नहीं। तो नोएडा का जो गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि निकट एक यमुना नदी में मिल जाता है। तो कुल मिला के ये याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध नगर में इसका यमुना नदी में जाकर मुहाना इसका मिल जाता है। सहारनपुर बागपत मेरठ गाजियाबाद शामली जिले से दोस्तों ये प्रभावित करती है। ठीक है, इन जिलों में बहती है। किस किस में अगर आप देखें, सहारनपुर बागपत मेरठ गाजियाबाद और शामली जिलों से प्रवाहित करती है, बहती है। ठीक है, यमुना नदी दोस्तों, यमुना नदी की अगर मैं बात करता हूँ तो उद्गम कहाँ से होता है? बंदरपूंछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर। कहाँ से होता है? बंदरपूंछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। तो यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। और कौन सी पर्वत श्रेणी दोस्तों? बंदरपूंछ, है नी। ये बात ध्यान रखेंगे कि जो यमुना नदी है दोस्तों, वो बंदरपूंछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर से उद्गम होता है। अन्य नाम क्या है इसका? कालिंदी और सूर्यपुत्री। तो कालिंदी और सूर्यपुत्री के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? यमुना को जाना जाता है। तो आपको पर्यायवाची में भी काम आ जाएंगे, हिंदी में, है नहीं। और मुहाना कहाँ है दोस्तों इसका? गंगा नदी में प्रयागराज में निकट मिलता है। तो मुहाना कहाँ है इसका? तो प्रयागराज में जाके गंगा नदी में मिल जाती है, जहाँ पे संगम है तीनों, है नहीं, इलाहाबाद के अंदर। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? यूके से निकलकर डाक पाथर नामक स्थान पर मैदान में प्रवेश करती है। तो ऐसे ही पूछ लेता है कि यमुना नदी जो प्रवेश जब उत्तराखंड से पहाड़ी इलाकों से निकलती है तो कहाँ पर मैदानी इलाकों में दोस्तों प्रवेश करती है? तो ध्यान रखना, डाक पाथर, है नी, डाक पाथर नामक स्थान से मैदानों में प्रवेश करती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से प्रवेश करती है। मैदानों में प्रवेश करते ही यह नदी प्रदूषित हो जाती है नी, क्योंकि फैक्ट्रियां वगैरह हैं और इतने सारे जो कूड़ा करकट डालते हैं, है नी। हम लोग पढ़े लिखे होकर भी समझदार नहीं है, ऐसे ही है, बस जैसे चल रहा है चलने दो। ठीक है, नदियों को तो हमने दूषित कर ही रखा है नहीं। मैदान में प्रवेश करते ही यह नदी प्रदूषित हो जाती है। और इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 1376 किलोमीटर है। सहायक नदियों की दोस्तों, अगर यमुना नदी की मैं सहायक नदी की बात करता हूँ तो चंबल नदी, बेतवा नदी, कैन नदी, हिंडन और घसान। तो चंबल नदी भी दोस्तों यमुना की सहायक है। कौन सी? चंबल नदी। और बेतवा, कैन, हिंडन और घसान नदी भी दोस्तों किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। वैराज कहाँ है? गोकुल वैराज, है नी। इस पर दोस्तों गोकुल वैराज स्थित है। और नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और फिरोजपुर में दोस्तों ये प्रभावित करती है। या इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? दिल्ली, आगरा, मथुरा, फिरोजपुर, है नी। हाँ, गोमती नदी की दोस्तों बात करते हैं तो ये कहाँ है? पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। तो पीलीभीत में दोस्तों एक झील है, फुलहर झील, है नी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पीलीभीत में कौन सी झील है? फुलहर झील। और दोस्तों यहाँ से निकलती है तो गोमल ताल, क्या कहते हैं इसको? गोमल ताल। फुलहर झील को क्या कहते हैं? गोमल ताल से निकलती है। मुहाना कहाँ है दोस्तों इसका? गाजीपुर की केथी नामक स्थान पर। कहाँ पर? गाजीपुर के केथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। अगर दोस्तों गोमती की बात करते हैं तो 960 किलोमीटर लंबी है। सहायक नदी कौन सी है इसकी? सई नदी, है नी। उद्गम कहाँ है? हरदोई के भिजवाना झील। और लंबाई कितनी है? 563। नगर लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर इसके किनारे बसे हैं, ऐसे कह सकते हैं।
जिलों से प्रभावित होती है दोस्तों। किस किस से प्रभावित होती है? जो हमारी ये कौन सी नदी है दोस्तों? गोमती नदी है नी। गोमती नदी कौन कौन से जिलों से प्रभावित होती है दोस्तों? तो पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ और जौनपुर। कहाँ कहाँ? पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और लखनऊ और जौनपुर। अत्यधिक प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है। तो पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है? तो गोमती नदी को, है नहीं भैया। आगे बात करते हैं बेतवा नदी। अगर बेतवा नदी की बात करता हूं तो उद्गम कहाँ दोस्तों? एमपी के रायसेन जिले के कुमार गांव में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से है। मोहाना कहाँ है दोस्तों? यमुना नदी हमीरपुर नामक स्थान पर। माता टीला परियोजना है दोस्तों इस पर, तो ललितपुर में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माता टीला परियोजना दोस्तों कौन सी नदी पर है, तो आप बताएं कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर है माता टीला परियोजना, है नी। और कहाँ पर है दोस्तों ये जो इसका मुहाना है? तो हमीरपुर यमुना नदी में मिल जाती है। और परीक्षा बांध भी है दोस्तों इस पर। क्या है परीक्षा बांध? कहाँ पर है? झांसी में। कहाँ पर दोस्तों? झांसी में। आगे बात करते हैं केन नदी। केन नदी की बात करता हूँ, यमुना की सहायक नदी दोस्तों ये। तो केन नदी क्या है? यमुना की सहायक नदी। उद्गम कहाँ होता है दोस्तों? मध्य प्रदेश के कटनी जिले के समीप कैमूर पहाड़ियों से होता है। लंबाई कितनी? 427 किलोमीटर है। कहीं कहीं 328, मतलब यूपी के अंदर अगर बात करते हैं तो 308 किलोमीटर यूपी के अंदर है। यूपी के बांदा जिले केन नदी के किनारे स्थित है। तो अगर पूछा जाए कि भैया कौन सा जिला केन नदी के किनारे स्थित है, तो यूपी का बांदा जिला केन नदी के स्थित है। बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रभावित होते हुए बांदा के निकट बोजहा नामक स्थान पर दोस्तों यमुना नदी में मिल जाती है। सजर पत्थर पाया जाता है दोस्तों इसमें। कौन सा पत्थर पाया जाता है? तो केन नदी में दोस्तों सजर पत्थर पाया जाता है। यूपी में इस पत्थर को यूपी सरकार द्वारा वन डिस्ट्रक्शन वन प्रोडक्शन योजना के तहत नामित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो सजर पत्थर को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से इसके योजना के तहत नामित किया गया है। सहायक नदियां कौन कौन सी दोस्तों केन की? केथी नदी, श्यामरी नदी, उर्मिला नदी और वाना नदी। तो केथी, श्यामरी, उर्मिला, उर्मिल कहते हैं वैसे, उर्मिल नदी और वाना नदी है। कहीं कहीं उर्मिला भी लिखा मिलता है, तो आप देख लेना जैसे भी है। तो वेतवा तथा केन नदी के बीच लिंक परियोजना स्थापित की गई है। तो वेतवा और केन, तो वेतवा और नदी केन के बीच में दोस्तों क्या हुआ गया? एक लिंक परियोजना, दोनों को मिला दिया गया, मतलब मिलाने की परियोजना शुरू करी गई है। और पांडव जलप्रपात केन नदी पर स्थित है। तो अगर दोस्तों आपसे पूछे कि पांडव जलप्रपात दोस्तों कहाँ पर है, तो पांडव जलप्रपात केन नदी पर स्थित है। चंबल के डाकू आ जाते हैं नहीं। तो चरमावती नदी कहा जाता है इसको। तो चंबल को दोस्तों चरमावती नाम से भी जाना जाता है। उद्गम कहाँ है? एमपी के महू के निकट, तो जनापाव पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों इसका उद्गम? महू के निकट जनापाव पहाड़ी से होता है। आगरा इटावा की सीमा का निर्धारण करते हुए औरैया के मुरादगंज तथा इटावा की समीप यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों ये। सहायक नदी कौन सी? काली नदी, पार्वती नदी, बनास नदी, शिप्रा नदी। तो ये इसकी बेटा क्या है? सहायक नदियां हैं चंबल नदी, काली नदी, शिप्रा नदी, पार्वती नदी है, बनास नदी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दोस्तों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मिलन बिंदु पर राष्ट्रीय चंबल नदी अभ्यारण्य है। तो राष्ट्रीय चंबल नदी अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ पे तीनों का एक मीट पॉइंट है। तो वहां पर दोस्तों ये कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल नदी अभ्यारण्य। अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। आप लोगों को पता होगा, बीहड़ बनाती है। बीहड़ वगैरह का मतलब क्या कि कहीं से भी निकल जाना, घाटी टाइप में बना देना है, नहीं ऊपर टीले हो गए साइड में, और नदी बीच का रेत बहाकर अपने साथ ले गया, मिट्टी बहाकर ले गया और कहीं से भी रास्ता बना लिया है। कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, तो उनको बीहड़ बोलते हैं। नहीं परियोजना की दोस्तों बात करता हूँ, तो राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में है। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश, जवाहर सागर राजस्थान। ठीक है। रिहंद बांध की बात कर लेते हैं। उद्गम कहाँ से है दोस्तों इसका? तो छत्तीसगढ़ के मितिरंगा पहाड़ों से है। तो उद्गम कहाँ से होता है रिहंद नदी का? तो छत्तीसगढ़ के मतिरंगा पहाड़ों से है। सरगुजा जिला है। मोहाना सोनभद्र के समीप दोस्तों सोनभद्र नदी में मिल जाती है दोस्तों। रिहंद परियोजना स्थित है सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर। तो एक रिहंद परियोजना है दोस्तों, कहाँ पर है? सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर। ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। टोंस नदी, तो तमसा नदी भी कहा जाता है दोस्तों टोंस नदी को। और एमपी के कैमूर क्षेत्र, कहां पर दोस्तों? एमपी के कैमूर क्षेत्र में
तमसा कुंड से निकलती है, प्रयागराज के सिरसा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, लंबा 265 है। सहायक नदी वेलन नदी है, ठीक है। यूपी के कुछ झीलों का अध्ययन कर लेते हैं। तो दोस्तों यूपी की झीलों और जलप्रपात, जैसे कि झीलों का अध्ययन को कहते हैं दोस्तों लिम्नोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? लिम्नोलॉजी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछ ले झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी, है नी। और झीलों का अध्ययन, तो जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर से स्थल से घिरा है नी, तो जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर जल से घिरा है। ऐसी कुछ, ये एक साथ तो याद नहीं होंगे बेटा, ठीक है, आप 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे। आज कर लेंगे, 2-3 दिन बाद फिर कर लेंगे, 2-3 दिन बाद फिर कर लेंगे, ठीक है। ये जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, उनको लिख लीजिए कि कौन सी नंबर की वीडियो है यूपी स्पेशल में, और उसको 2-3 बार देखिए तो आपको याद हो जाएंगे। नहीं आता है क्वेश्चन। किठम सुर सरोवर, अगर दोस्तों बात करते हैं किठम सुर सरोवर कहाँ पर है, आगरा सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से है। फुलहर झील, तो पीलीभीत गोमती नदी पर इस झील का उद्गम है। तो फुलहर झील कहाँ पर दोस्तों? गोमती नदी का उद्गम इसी नदी से होता है, इसी झील से होता है, ठीक है। जो फुलहर झील से ही किसका? गोमती नदी का उद्गम होता है, और कहाँ पर है? पीलीभीत में है। बड़ा ताल शाहजहांपुर में दोस्तों, बड़ा ताल कहाँ पर है? बड़ा ताल झील शाहजहांपुर। बरुआ सागर झांसी, लक्ष्मी ताल झांसी। तो लक्ष्मी ताल, बड़ा ताल शाहजहांपुर, लक्ष्मी ताल झांसी, है ना। और बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल तो दोस्तों झांसी में हो गया। मदन सागर महोबा, ये देखो सारे महोबा में है। मदन सागर, एक तो मदन सागर हो गया, कीर्ति सागर, विजय सागर, वेला सागर, रोहेला सागर, ठीक है। तो ये सब कहाँ है दोस्तों? महोबा में है। ऐसी देवरिया ताल कन्नौज में दोस्तों, तथा उत्तराखंड, कुछ उत्तराखंड में पार्ट है, कुछ कन्नौज में पार्ट है। औंधी ताल वाराणसी है। मोती झील दोस्तों कानपुर, मोती झील कहाँ पर है? कानपुर में। और बल्हापारा भी दोस्तों कहाँ पर है? बल्हापारा झील भी कानपुर में ही है। रामगढ़ ताल गोरखपुर या राप्ती नदी के गोरखपुर शोक। और चिलवा ताल, तो चिलवा ताल है, रामगढ़ ताल और चिलवा ताल दोस्तों गोरखपुर में है। सुरहा ताल और राधा कुंड, अगर दोस्तों बात करता हूँ सुरहा ताल और राधा कुंड की, तो बलिया में और मथुरा में। तो राधा कुंड से तो राधा से ध्यान रख लेंगे, मथुरा है नी, और सुरहा ताल से दोस्तों रखेंगे बलिया, है नी। कुसुम कुंड और श्याम कुंड, तो कुसुम कुंड और दोस्तों श्याम कुंड भी कहाँ है? मथुरा में है। 20 है, ठीक है। इन्हीं में से कोई ना कोई इसी झील आपसे पूछ लेगा। आगे बात करेंगे बरुआ सागर झील के बारे में दोस्तों, बात करते हैं। तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है बरुआ सागर झील, और झांसी से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। निर्माण किसने कराया था दोस्तों? निर्माण की बात करते हैं ओरछा के राजा उदित सिंह द्वारा। तो जो बरुआ सागर झील का निर्माण कराया था दोस्तों, किसने कराया था? ओरछा के राजा उदित सिंह द्वारा 260 वर्ष पूर्व कराया गया था। और शिव पार्वती को समर्पित उत्तर गुप्त कालीन जुरई मठ स्थित है दोस्तों। और ये क्या है? चंदे कालीन मंदिर के अलावा यहाँ दुधवा मठ भी स्थापित है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि चंदे कालीन मंदिर तो है ही है बरुआ सागर झील पर, और क्या है? दुधवा मठ भी दोस्तों स्थित है इसी यूपी में ही है। आगे बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत झील सागर। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र के पीपरी नामक स्थान पर है। कहां पर है दोस्तों? सोनभद्र के पीपरी नामक स्थान पर है। इस झील का निर्माण रिहंद जलाशय के रूप में हुआ है। किस जलाशय के रूप में? रिहंद जलाशय के रूप में हुआ है। गहराई 38 मीटर है। सोनभद्र के आसपास रैनकूट, अनपरा और सिंगरौली जो जिले हैं उसके आसपास में दोस्तों ये रहती है, मतलब है, स्थित है। आगे बात करते हैं रामगढ़ झील की। तो गोरखपुर में स्थित है रामगढ़ झील। तो रामगढ़ झील कहाँ पर दोस्तों? गोरखपुर में स्थित है। राप्ती नदी के मैदान में स्थित है दोस्तों ये। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में इसकी चर्चा की है। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार किसने दोस्तों? ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में इसकी चर्चा की है, रामगढ़ झील की। और आगे दोस्तों झील है नोह झील। तो नोह झील कहाँ दोस्तों? मथुरा में। कोकिल कुंड झील मथुरा। कृष्णा कुंड, मानसी गंगा कुंड, तो ये सब कहाँ है दोस्तों? मथुरा में। ज्यादातर कुंड वाले जो है दोस्तों मथुरा में, ये बात ध्यान रखेंगे। एक राधा ताल झील थी ऊपर, वो भी कहाँ थी? मथुरा में थी। तो यह है राजा ताल झील, वो राधा ताल थी, राजा ताल है नहीं। राजा ताल सुल्तानपुर में। भोजपुर और लोधी ताल झील, ये भी सुल्तानपुर। और चितौरा झील दोस्तों बहराइच, कहाँ पर है? बहराइच।
प्रयाग झील बहराइच में है, प्रयाग झील प्रयागराज में, मतलब लगा देना दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, जैसे प्रयाग झील तो सोचते हैं बच्चे प्रयागराज, और पहले ऑप्शन प्रयागराज मिलेगा, तो ये थोड़ा बचना है आप लोगों को। तो प्रयाग झील बहराइच से है। दरबान और भारत कुंड झील दोस्तों अयोध्या में है। दरबान और भारत कुंड, कौन सी? दरबान और भारत कुंड झील दोस्तों कहाँ है? अयोध्या में। शेखा झील अलीगढ़, शेखा झील अलीगढ़। नवाबगंज झील उन्नाव। दाहर एवं भिजवान झील हरदोई, तो दाहर एवं भिजवान झील कहाँ है दोस्तों? हरदोई। सरसई नावर एवं भाखा झील इटावा। सीताकुंड एवं चक्रकुंड सीतापुर। अलवारा झील कौशाम्बी। और शुक्रताल दोस्तों कहाँ है? शुक्रताल झील मुजफ्फरनगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे शुक्रताल को, यानी ये भैया इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। आगे बात करते हैं राधा कुंड झील। तो मथुरा के निकट गोवर्धन में स्थित दोस्तों राधा कुंड झील। चारों ओर से स्थापत्य कला के रूप में कुसुम झील का निर्माण किया गया है दोस्तों इसमें। तो जाट महाराजा सूरजमल द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कुसुम झील का निर्माण दोस्तों किसने कराया था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो जाट महाराजा सूरजमल द्वारा कुसुम झील का निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो बेला सागर झील दोस्तों महोबा से 10 किलोमीटर दूर कुला पहाड़ पर स्थित है। और राजा जो परीक्षित ने अपनी पत्नी की याद में इस झील का निर्माण कराया था। तो पूछ लेगा कि बेला सागर झील का निर्माण किसने कराया था? तो राजा परीक्षित ने कराया था दोस्तों, अपनी पत्नी की याद में। मदन सागर झील की दोस्तों बात करते हैं, तो मदन सागर झील महोबा में स्थित है। कहां पर है? महोबा में। और झील लगभग 100 वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी दोस्तों? 100 वर्ष, 100 ईयर्स पुरानी है। इसका निर्माण राजा मदन वर्मन के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? राजा मदन वर्मन के द्वारा कराया गया था। चारों ओर ग्रेनाइट चट्टान से बनी सीढ़ियां एवं चंदेल कालीन स्थापत्य कला के चिन्ह प्राप्त दोस्तों इससे होते हैं। आगे बात करते हैं बखीरा झील। तो रामसर साइट घोषित है दोस्तों बखीरा झील। संत कबीर नगर में स्थित है बखीरा झील। तो बखीरा झील दोस्तों कहां पर है? संत कबीर नगर में स्थित है बखीरा झील। इसके चारों ओर बखीरा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो बखीरा पक्षी अभ्यारण्य झील जो है स्थित कहां पर है दोस्तों? वो बखीरा झील पर स्थित है। यह बाढ़ के मैदान में स्थित भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है, ठीक है। तो बाढ़ के मैदान में स्थित भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड सिटी नहीं, वेटलैंड झील कहेंगे नहीं। तो कौन सा है दोस्तों? तो ये बखीरा झील है। कौन सी है? बखीरा झील। साइबेरिया से सर्दियों के समय बहुत से पक्षी इस झील में प्रवेश करते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे बखीरा झील में। यूपी के जलप्रपात के दोस्तों बात कर लेते हैं। राजदरी एवं देवदरी जलप्रपात, दो ये एक ही नाम है, राजदरी एवं देवदरी जलप्रपात। तो चंदौली जिले के चकिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों ये। तो चंदौली जिले के चकिया क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? राजदरी एवं देवदरी जलप्रपात। और चंद्रप्रभा नदी पर दोस्तों स्थित है। सिद्धनाथ दोस्तों दरी जलप्रपात की अगर बात करते हैं, तो मिर्जापुर से दोस्तों 114 किलोमीटर दूर है। तो सिद्धनाथ जो दरी जलप्रपात है दोस्तों कहां पर है? मिर्जापुर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। लखनिया जलप्रपात की अगर दोस्तों बात करता हूं, तो चुनार के निकट मिर्जापुर में लखनिया जलप्रपात, तो चुनार के निकट है दोस्तों, यानी। मुखा जलप्रपात सोनभद्र में वेलना नदी पर है, मुखा जलप्रपात। और टांडा जलप्रपात मिर्जापुर और टांडा बांधपुर है। वनस्पति एवं वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों बात कर लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बिना मानवीय क्रियाओं के उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति, जो जिसमें मानव का कोई रोल ना हो, है नी। तो प्राकृतिक वनस्पति उस क्षेत्र की मिट्टी एवं जलवायु पर निर्भर करती है। वन एक ऐसा साधन वनस्पति है जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का आवास प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक वनस्पति को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे घास के मैदान, झाड़ियां और वन। ये प्राकृतिक को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो वनों का वर्गीकरण दोस्तों देखो, भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण और प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण। जैसे प्रशासनिक आधार की बात कर लेते हैं, सुरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ठीक है। अवर्गीकृत क्या लिख बोलेंगे यार, बोले नहीं जा रहा। अवर्गीकृत वन है नी, अवर्गीकृत बोलेंगे, एक साथ बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अवर्गीकृत वन
तो भौगोलिक आधार पर दोस्तों बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन। उष्णकटिबंधीय दोस्तों पर्णपाती वन की बात कर लेते हैं। 70 से 200 सेंटीमीटर जहां पर वर्षा होती है उन्हें कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। तो दो तरह के होते हैं ये भी। जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र नम पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। इन वनों में उष्णकटिबंधीय की अपेक्षा कम जैविक विविधता पाई जाती है। यहाँ सागौन, साल, हुर्रा, बेर, आंवला, महुआ आदि प्रजाति के वन दोस्तों पाए जाते हैं। ये वन यूपी के भावारम तराई क्षेत्र में है, जैसे कि सहारनपुर, बिजनौर, ये ऊपर वाला इलाका जो होता है, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, महाराजगंज, मुरादाबाद, बरेली, बहराइच, इन जिलों में दोस्तों पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती की बात कर लेते हैं। ये वन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है। तो अगर पूछा जाए कि आपसे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन से वन विस्तृत है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये वन यूपी के मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 32% भाग पर इन वनों का विस्तार है। ये वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तेंदु वृक्ष, वेर, नीम, खेर, जामुन, आम, महुआ, पलास आदि प्रजाति में पाए जाते हैं। इन वनों में पेड़ों के मध्य मैदानी भाग या पार्कलैंड जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ये वन 550 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार यूपी के दक्षिण भाग अर्थात बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी, ललितपुर, जालौन, आगरा, हमीरपुर आदि जिलों में पाया जाता है। यहाँ ढाक, बबूल, रोहुल और चिरौंजी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। प्रशासनिक आधार पर दोस्तों बात कर लेते हैं। सुरक्षित वन है। इन वनों में मानवीय क्रियाकलाप जैसे पशु चराना, लकड़ी इकट्ठा करना आदि दोस्तों वैन है। जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यह वन अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये भूमि के कटाव को रोकते हैं। संरक्षित वन की दोस्तों बात करता हूँ। स्थानीय रूप से मानवीय क्रियाओं पर प्रतिबंध नहीं होता है संरक्षित वनों पर। अवर्गीकृत वन जो होते हैं दोस्तों, प्रशासन के द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो यूपी के प्रमुख धार्मिक उपवन देख लेते हैं दोस्तों। वेरिया समाया, तो वेरिया समाया दोस्तों बहराइच में है। झलीधाम गोंडा में है। देवी पाटन बलरामपुर, ये पूछा गया। देवी पाटन कहाँ दोस्तों, बलरामपुर में है। परमहंस कुटी बहराइच, पृथ्वीनाथ गोंडा और शिवाला बाग बहराइच में। शिवाला बाग कहाँ दोस्तों, बहराइच में। वृक्षों के उपयोग, चील का वृक्ष, ये तो आप लोग पता होगा उसे। इस वृक्ष की छाल से विरोंजा एवं तारपीन का तेल दोस्तों बनाया जाता है। खेरा का वृक्ष की बात करते हैं तो कत्था बनाया जाता है खेरा के वृक्ष से। सेमल एवं सुरेल, तो माचिस की तिल्लियां बनाई जाती है दोस्तों सेमल एवं सुरेल के वृक्ष से। तेंदु के वृक्ष से दोस्तों बीड़ी बनाई जाती है, बीड़ी। तो यूपी के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, जैसे प्राकृतिक को संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट और दोस्तों बायोस्फीयर। चम्बल वन्यजीव अभ्यारण्य, अगर दोस्तों बात करते हैं चम्बल वन्यजीव अभ्यारण्य की, सन की जरूरत नहीं है। जिले में कौन से में, इटावा और आगरा में। और किसके लिए फेमस है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। दो चीजें याद रखनी दोस्तों। और पहले तो वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम, जिला और जो प्रमुख वन्य जीव है उसमें कौन सी जीव पाई जाती है। जैसे कि चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य इटावा और आगरा में है। तो क्या मिलते हैं, घड़ियाल, मगर, डॉल्फिन, प्रवासी पक्षी ऐसे मिलते हैं। तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करता हूं तो बहराइच में। कहां पर दोस्तों, बहराइच। तेंदुआ, बाघ, हिरण और चीतल दोस्तों एक आपने चीतल कहते हैं, हिरण टाइप में होता है चीतल, है नहीं। तो तेंदुआ, बाघ और हिरण, चीतल पाए जाते हैं। रानीपुर, तो बांदा, चित्रकूट, तेंदुआ, काला हिरण और चिकारा पाया जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, चंदौली, भालू, तेंदुआ और चिकारा। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य इंपोर्टेंट, तो लखीमपुर खीरी, बारहसिंगा, चीतल। तो लखीमपुर खीरी में बारहसिंगा और चीतल पाया जाता है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में दोस्तों, तेंदुआ, काला हिरण, चिकारा। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य तो कहां पर दोस्तों, मिर्जापुर में। और भालू, तेंदुआ और चिकारा दोस्तों है इसमें। हस्तनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों मेरठ में। मुरादाबाद, बिजनौर, गाजियाबाद, अमरोहा, ये बारहसिंगा दोस्तों पाया जाता है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर दोस्तों, वाराणसी में। और कछुआ पाए जाते हैं यहाँ पे। और सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहां, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में। और बारहसिंगा दोस्तों पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बारहसिंगा, ये बात ध्यान रखेंगे। सोहगी बरबा क्या है दोस्तों, सोहगी बरबा
महाराजगंज में और बारहसिंगा दोस्तों पाया जाता है। यूपी के कुछ पक्षी विहार है दोस्तों, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, प्रवासी पक्षी आते हैं दोस्तों यहाँ। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली इंपोर्टेंट, नवाबगंज इंपोर्टेंट। लाख बहुसी कन्नौज, साड़ी पक्षी हरदोई, बखीरा इंपोर्टेंट है नी, ये भी इंपोर्टेंट है, संत कबीर नगर में बखीरा। ओखला पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। जब आप इन दोनों तीनों चीजों को दोस्तों याद कर लेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ चीजें ना, झीलें हैं, नदियां हैं, तो जो ज्यादातर नदी जहाँ जिस एरिया से फेमस है उसी में झीलें मिल जाएंगी। ये रामसर साइड वगैरह भी ज्यादातर नदियों के किनारे बनाए जाते हैं, तो ये भी मिक्स कर जाएंगे, नहीं मैचअप कर जाएंगे, और आप 3-4 बार देखेंगे और उनको थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। तो समा पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों मैनपुरी, और पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा, विजय सागर पक्षी महोबा, और पटना पक्षी दोस्तों एटा। तो सबसे छोटा पक्षी बिहार कौन सा दोस्तों? पटना पक्षी। यूपी के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। यूपी के भावरम तराई क्षेत्र में स्थित है, सबसे अधिक क्षेत्रफल है दोस्तों इसका। विस्तार कहां से कहां तक? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। कहां पर दोस्तों? लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में इसका है। स्थापना 1968 में दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया। 1977 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1987-88 में किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों चलाया गया था तो 1973 में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की उत्तरी सीमा मोहन नदी तथा दक्षिणी सीमा सुहेल नदी बनाती है। क्षेत्रफल कितना? 490 वर्ग किलोमीटर। वन्यजीव बारहसिंगा, भालू, हाथी, पांडा ये आदि दोस्तों हैं इसमें। घड़ियाल, दरहा मुकंद, गोल्डन लंगूर जो पाया जाता है दोस्तों रायकोना, डॉल्फिन विक्रमशिला, और हिमतेंदुआ, हेमस, और एक सिंह का गैंडा भी है। ठीक है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों देखेंगे, यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा इंपोर्टेंट हो जाता है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर पहाड़ी के उत्तरी भाग में नौगढ़ एवं विजयगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। गंगा की सहायक नदी कर्मनासा इस अभ्यारण्य में के मध्य बहती है। इस वन्यजीव अभ्यारण्य के दक्षिण में गंगा नदी के मैदान भागों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यूपी के वन्यजीव अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार दोस्तों देख लेते हैं। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य तो लखीमपुर खीरी में, मेलानी में। स्थापना की जरूरत है नहीं। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हुआ था? वैसे 1972 में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के निकट है दोस्तों ये किशनपुर। क्षेत्रफल जरूरत नहीं है, बस ज्यादा ध्यान रख लेंगे। बाघ, बारहसिंगा, बंगाल फ्लोरिकन और भौंकने वाला हिरन, और सांबर हिरन। तो और ये भी ध्यान रखना, सांबर हिरन जो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा हिरन है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में दोस्तों। कहां पर है? ललितपुर। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा दोस्तों? महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। और जो जानवर पाए जाते हैं तेंदुआ, मोर, बंदर और चिंकारा जानवर दोस्तों पाए जाते हैं। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर लेता हूँ। कैमूर पहाड़ी के मध्य में फैला हुआ है, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में है दोस्तों। ये ध्यान रखेंगे बस कि कैमूर कहाँ पर है, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। जानवर तेंदुआ, काला हिरण और भालू। ठीक है, ये है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थान का दोस्तों, स्थापना 1979 में हुई थी। यह एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के त्रिंक बिंदु पर स्थित है दोस्तों। विस्तार कहाँ पर है? आगरा, इटावा और मुरैना। तो घड़ियाल पाई जाते हैं, मगरमच्छ और डॉल्फिन संरक्षण, सुसु डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, जो गंगा नदी में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, गाजियाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद और हापुड़। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह वन्यजीव अभ्यारण्य गंगा के मैदान में स्थित है। बारहसिंगा, चीतल, मगरमच्छ, घड़ियाल, ठीक है, और नीलगाय, ये तो ज्यादातर पाई जाती है हर जगह ही। नीलगाय दोस्तों पाई जाती है। रोहांगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों, तो रोहांगी बरवा दोस्तों है महाराजगंज। तो रोहांगी बरवा कहां पर दोस्तों? महाराजगंज में है। और जंगली बिल्ली पाई जाती है, अजगर, शेर, बाघ, तेंदुआ दोस्तों पाए जाते हैं। सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, तो सोहेलवा में श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा। तो श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में दोस्तों पाए जाते हैं सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। और जानवर चीतल और शेर पाए जाते हैं। रानीपुर वन्यजीव की बात करता हूं तो बांदा चित्रकूट में है, बुंदेलखंड इलाके में। तो बंगाल बांग, सांबर, स्थोल, चिंकारा और रामचिड़िया
और कृष्ण मिरग भी है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की 2022 में भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को दोस्तों सन 2022 में 54वां टाइगर रिजर्व दोस्तों घोषित किया गया। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य गंगा नदी के किनारे, स्थापना 21 दिसंबर 1989, वाराणसी जिले में 7 किलोमीटर तक, और गंगा डॉल्फिन कछुए से है। यूपी के पक्षी बिहार की दोस्तों बात कर लेते हैं। नवाबगंज पक्षी बिहार इंपोर्टेंट है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो नवाबगंज पक्षी बिहार की तो 2015 चंद्रशेखर आजाद वन्यजीव बिहार, तो नवाबगंज कहाँ पर है? 2015 चंद्रशेखर वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से इसको चेंज कर दिया गया है। जिला उन्नाव है दोस्तों, और प्रदेश का पहला पक्षी बिहार है दोस्तों ये। इसी पक्षी बिहार के मध्य में एक हिरण अभ्यारण्य बनाया गया है। तो नवाबगंज पक्षी बिहार के मध्य में क्या बनाया गया दोस्तों? एक हिरण अभ्यारण्य बनाया गया, ठीक है। समरपुर पक्षी की बात करते हैं, थोड़े समरपुर की बात कर लेते हैं। तो समरपुर कहाँ दोस्तों? रायबरेली। और नकटा बत्तख पाई जाती है, यूरेशियन चम्मच चोंच गुराल पाए जाते हैं, और छोटी सिलही पाई जाती है। लाखों बहोसी पक्षी बिहार, जिला कहाँ दोस्तों? कन्नौज। गांव लाख बहोसी गांव में है, और राज्य का सबसे बड़ा पक्षी बिहार है दोस्तों ये। तो राज्य का सबसे बड़ा पक्षी बिहार, लाख बहोसी पक्षी बिहार है, ठीक है। आगे बात करते हैं सैंडी पक्षी अभ्यारण्य, तो हरदोई में है दोस्तों, है नी। कस्बा कौन सा? सैंडी। तो क्या है दोस्तों? गरड़ नदी के नजदीक है दोस्तों ये। वखीरा पक्षी अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, संत कबीर नगर जिले में वखीरा पक्षी अभ्यारण्य। और नीली किचमुर्गी प्रसिद्ध पक्षी है, और दोस्तों विशाल झील भी है, मैं अभी पढ़ा के भी आया हूँ ऊपर। समन पक्षी बिहार की बात कर लेते हैं, मैनपुरी में। कहाँ पर दोस्तों? मैनपुरी। और स्थापना 1990 में हुई थी। तो ये तो खत्म हो गया दोस्तों। तो यहाँ आज इसमें यूपी स्पेशल में दोस्तों इतना ही। तो इसको बार बार रिवीजन कीजिए, एक बार में याद नहीं होंगे दोस्तों, आप लोगों को पता है डाटा ये ऐसी होता है। लिंकअप कीजिए एक दूसरे से, उसको हर दूसरे तीसरे दिन रिवाइज करते रहिए, थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। आपको जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज करोगे उतना टाइम कम लगेगा, ये आप लोगों को पता है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।